सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। तो मिरर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी कर लिया था कि प्लेन मिरर में किस टाइप्स की इमेज फॉर्म्ड होती है। तो प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है स्टूडेंट? तो उसकी क्वालिटी हमने बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। को जी जो हमेशा इमेज फाउंड होती है प्लेन मिरर से, जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। दूसरी क्वालिटी मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है प्लेन मिरर में, वही साइज इमेज का भी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ऐसे समझिए कि एक 3 फीट का या 5 फीट का पर्सन अगर किसी मिरर के सामने खड़ा है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो उसी हाइट का वो इमेज दिखता है। ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बताया था मैंने आपको। मतलब जितना दूरी पर मिरर से आदमी खड़ा होगा, उतना ही दूरी पे वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पोजीशन ऑफ इमेज है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज ऑलवेज। ठीक है। देयर आर 3 कंडीशंस। फोर्थ कंडीशंस बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है कि वर्चुअली क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड दिखाई देता है। जब आप इधर देखते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो आपको मिरर में ऐसे दिखाई देते हो, आप 180 डिग्री रोटेट दिखाई देते हो। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। आप देखना, जब आप ये राइट हैंड पिक करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है। ये बात आप देख सकते हैं। तो लेटरल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और फिफ्थ बेसिकली प्रॉपर्टी हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के लास्ट में। मैग्निफिकेशन क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। बट प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और जब भी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होता है, तो हमेशा मैग्निफिकेशन स्टूडेंट 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट स्फेरिकल मिरर। सो यू शुड नो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। बेसिकली जितने भी मिरर होते हैं स्पेयर टाइप के, कर्व्ड सरफेस के, जितने भी मिरर कर्व्ड सरफेस में होते हैं, द मिरर विच इज प्रेजेंट इन कर्व्ड सरफेस दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है। वो कैसे होते हैं? बेसिकली स्फेरिकल। एक कर्व्ड सरफेस वाले मिरर आप डेली लाइफ में बहुत देखते हैं। एग्जांपल्स के लिए आपके पास स्पून है, एक यू हैव ए स्पून, तो आप देखते हैं वो इधर से पीछे की तरफ से ऐसे दिखाई देती है, आगे की तरफ से ऐसे दिखाई देती है। वो भी एक तरह का मिरर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है। ये बनते कैसे हैं? बेसिकली द मिरर विच हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड मेड बाय स्पेरिकल बॉल ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जो किससे बनते हैं? जो स्पेयर से बनते हैं, जो स्पेयर से बनते हैं। और उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है, प्लेन नहीं होता, नॉट प्लेन, इट शुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। तो बेसिकली हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। 2 तरह से कैसे डिफाइन करते हैं आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। अगर हम बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से अंदर से इसको कोटिंग कर दें, कोटिंग का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पेंट कर देते हैं ताकि लाइट क्रॉस ना कर सके, क्योंकि हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो ओपेक हो। हमें रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए किस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है स्टूडेंट? तो आंसर है ओपेक बॉडी की। ठीक है, जिसमें लाइट क्रॉस ना कर सके। तो हमें ये भी ओपेक बॉडी चाहिए, और ओपेक बॉडी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम इस पर या तो बाहर की तरफ कोटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे, या इनसाइड में पेंट कर देंगे। आउटसाइड में पेंट करने का मतलब है स्टूडेंट कि आउटसाइड में पेंट करने का मतलब है कि लाइट यहाँ आएगी इनसाइड वाले सरफेस पे, और इनसाइड में पेंट करने का मतलब है स्टूडेंट ये है कि लाइट आउटसाइड वाले पे आएगी। जहाँ पर भी पेंट कर देंगे लाइट उधर से नहीं आएगी। जो पेंटेड सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो पेंटेड सरफेस नहीं होगा। एग्जांपल्स के लिए हमने इस मिरर में आउटर सरफेस, ये बल्गिंग आउट है ना, बाहर निकला हुआ
जो बाहर निकला हुआ सरफेस है उसको पेंटेड कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टूडेंट ये इनसाइड वाला होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी ये होती है, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली इन स्फेरिकल मिरर्स को। अगर हम क्या करते हैं, आउटसाइड वाला दिस, इफ वी कोटेड दिस सरफेस आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड वाला सरफेस को कोटेड करते हैं स्टूडेंट, तो इस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। आउटसाइड वाले सरफेस को कोटिंग कर देते हैं और इनसाइड वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। अ स्पेरिकल मिरर विच हुज बल्गिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, ये बल्गिंग बाहर निकला हुआ सर, बल्गिंग का मतलब स्टूडेंट बाहर निकला हुआ होता है। बल्गिंग सरफेस जो होता है वो कोटिंग होता है, सिल्वर्ड होता है, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये इनर सरफेस जो है बेसिकली ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर दिस इज कॉनकेव मिरर, आउटर साइड वाला बल्गिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग, सॉरी कोटिंग, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। ठीक, कॉन्वेक्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि हम इनर सरफेस को कोटिंग कर देते हैं और आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, इनर सरफेस को यहाँ से आपको ये आप देख पा रहे होंगे, हमने इनर सरफेस को क्या कर दिया है, कोटिंग कर दिया है। वी कोटेड इनर सरफेस एंड वी मेक आउटर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड इस आउटर सरफेस को हमने क्या कहा था, जो बल्गिंग आउट होता है। सो यू कैन सी हियर अ स्पेरिकल मिरर हुज बल्गिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका बाहर निकला हुआ सरफेस को वो स्टूडेंट बोलते हैं, बल्गिंग का मतलब तोंद निकलना होता है स्टूडेंट, जैसे कुछ लोगों का पेट बाहर निकला होता है, तोंद निकली होती है ना, उस तरह से। तो ये बल्गिंग आउट सरफेस है ना, ये जो बाहर निकला हुआ सरफेस है ये वाला, इसको तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, और जो इनसाइड वाला सरफेस है उसको हम स्पेयर के अंदर वाला सरफेस जो होता है स्टूडेंट, उसको हम बना लेते हैं कोटिंग सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस, और बाहर निकला हुआ सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। क्लियर है, हम इसको ऐसे ना लिख के स्टूडेंट ऐसे लिख लेते हैं, अभी भी मतलब उसका वही है, देखो अभी भी तो वही है इसका मतलब, इन साइड से कोटिंग कर रखी है, आउटसाइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट इधर से आएगी और इस पर स्ट्राइक करेगी, दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि हमने इधर से क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। पेंट नहीं करते तो लाइट अंदर क्रॉस कर सकती थी, हमने पेंट कर दिया तो लाइट अंदर क्रॉस नहीं करेगी, यहाँ से लाइट आएगी इधर से कहीं से, इसके अंदर एंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो टू टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि स्फेरिकल मिरर होते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले मिरर कौन सा होता है, पहले में क्या होता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, आउटर सरफेस सिल्वर्ड सरफेस होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें जो होता है बेसिकली कॉन्वेक्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है, इनर सरफेस कोटिंग होता है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मिरर किससे बना है, तो आंसर है ये मिरर स्पेयर से बना है। और स्टूडेंट आपको पता है स्पेयर में सेंटर होता है कि नहीं होता है, स्पेयर का सेंटर ये रहा। अब इसका अगर सेंटर है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसकी इस स्पेयर की क्या कुछ रेडियस भी होगी, तो आंसर है इस स्पेयर की एक रेडियस भी होती है। तो हम इसको रेडियस अगर बनाना चाहें तो इसको मैं रेडियस बोल देता हूँ और ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको रेडियस बोल देता हूँ, इसको सेंटर बोल देता हूँ क्योंकि सेंटर है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, हमने इस स्पेयर को तो लिया नहीं है, हमने इस स्पेयर के इतने से पार्ट को लिया है, और इस पार्ट को स्टूडेंट हम मिरर बोलते हैं। लेकिन रियल में इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कर्वेचर भी बोलते हैं। ये मिरर है, हमें पता है ये कॉन्वेक्स मिरर है, बट इसको स्टूडेंट हम कर्वेचर भी बोलते हैं। स्टूडेंट कर्वेचर बोलते हैं हम स्पेयर के छोटे से पार्ट को या सर्किल के छोटे से पार्ट को। आप कर्वेचर के बारे में पहले भी सुन चुके होंगे, एरिया ऑफ कर्वेचर, सर्कमफेरेंस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर होता है बेसिकली ये। बट हम इसको मिरर पढ़ेंगे क्योंकि मिरर का सरफेस है, मिरर का मतलब मिरर का डायग्राम है। लेकिन ये क्या होता है, कर्वेचर होता है रियल में, क्योंकि ये इसका पार्ट है। अब मुझे बताइए क्या इस कर्वेचर का कुछ सेंटर रहा होगा, तो आंसर है क्योंकि ये किसी स्पेयर से बना है तो इसका भी कुछ सेंटर होगा। इसकी रेडियस होती है, इससे हमने इसको बना लिया काट के, यहाँ से इसकी क्या थी, रेडियस थी, तो क्या स्टूडेंट इसकी भी कुछ रेडियस रही होगी, तो आंसर है इसकी भी रेडियस रही होगी, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, ये भी स्पेयर का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली हम लोग
पढ़ते हैं इनके बारे में, जो हमें आगे पूरे चैप्टर में यूज करनी है, अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करनी है। आप बोर हो जाओगे इतनी बार ये टर्म आप सुनोगे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म स्टूडेंट पढ़ते हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा स्टूडेंट इसके नाम से आपको दिखाई दे रहा है सेंटर, ये किसी चीज़ का सेंटर है। अब सेंटर को हम लोग किसी कंट्री का सेंटर तो पढ़ नहीं रहे, किसी कंट्री की कैपिटल पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो सेंटर हम लोग तो मिरर पढ़ रहे हैं, और मिरर का कोई सेंटर होता होगा उसको हम सेंटर बोल देते हैं। अब मिरर का स्टूडेंट सेंटर क्या होता है? मिरर का सेंटर वही तो होता है जो स्फीयर का सेंटर होता है। जिस स्पेयर से हमने इस मिरर को बनाया है, मैं कोई सा भी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जिस स्पेयर से हमने इस मिरर को बनाया है, इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्पेयर का सेंटर है ये, इसलिए इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी तो ये सेंटर ऑफ स्पेयर है क्योंकि ये पूरा स्पेयर है, क्योंकि अब ये सिर्फ बचा है कर्वेचर, छोटा सा पार्ट मिरर बचा है, तो हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है? ये सेंटर है। किसका सेंटर? उस स्पेयर का सेंटर जिस स्पेयर से हमने ये मिरर बनाया है। आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर, इस होलो स्पेयर का सेंटर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज पार्ट। क्या किया है? जिसका ये स्पेरिकल मिरर पार्ट है। क्लियर है? ये इसको स्टूडेंट हम सी से नोट करेंगे पूरी बुक में, पूरी नोटबुक में, पूरे चैप्टर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे नोट करेंगे? सी से नोट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट पोल। पोल बेसिकली क्या होता है? पोल सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, किसी भी मिरर का मिड पॉइंट। इस पूरे मिरर में अगर आप एक मिड पॉइंट फाइंड करना लगे तो आपको कहीं पे यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे इस मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। व्हाट इज पोल? तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। इसको किससे नोट करते हैं स्टूडेंट? इसको हम पी से नोट करते हैं। पोल को किससे नोट करते हैं? पी से नोट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म मैं आपको अभी बता चुका हूँ जस्ट। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो आंसर है हमारा मिरर किससे बना है? स्फीयर से बना है, और स्फीयर की अपनी खुद की एक रेडियस होती है, क्योंकि इसमें से ही तो इसको काटा है, तो इसकी भी तो रेडियस होगी। समझ आ रहा है? तो इसकी जो रेडियस होगी स्टूडेंट, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आप देख सकते हैं इधर सेंटर से बाहर कहीं पर भी लाइन खींचते हैं, सेंटर से बाहर कहीं भी स्टूडेंट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक सर्किल है आपका, ये आपका सेंटर है, यहाँ से बाहर कहीं भी ये क्या लाइन होगी? रेडियस होगी इसकी। आप इधर खींचेंगे तो भी रेडियस होगी इसकी, आप अगर इधर खींचते हैं तो भी ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, उस होलो स्फीयर की रेडियस, उस होलो स्फीयर की रेडियस ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट, जिससे ये स्फेरिकल मिरर बना है, उसको बोलते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट जैसा आपको पता है रेडियस को आर से नोट करते हैं, इसलिए स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम आर से नोट करते हैं। क्लियर समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक डाउट तो नहीं है कोई? आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते जैसा भी बताया मैंने आपको, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, तो हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। डाउट तो नहीं है तक कुछ भी? ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखते हैं अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? तो अपर्चर को आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो साइज है इसका, ये दिस इज द साइज, दिस साइज इज कॉल्ड अपर्चर। स्टूडेंट इस साइज को हम बोलते हैं अपर्चर। ये कितना बड़ा है? लाइट कितने पोर्शन पे आएगी? इतना बड़ा भी हो सकता है लाइट इतने पे आ रही हो बस, तो दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इतने पे लाइट है तो दिस इज कॉल्ड अपर्चर, इतने पे आ रही तो दिस इज कॉल्ड अपर्चर। जितने सरफेस पे लाइट आ सकती है दैट सरफेस इज नोन एज अपर्चर। तो इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिखा भी है, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। स्फेरिकल मिरर का सिर्फ वही पार्ट जिस पे रिफ्लेक्शन होना है,
बाकी पार्ट से हमें लेना देना नहीं है। जिस पे रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट उसी पार्ट को हम बोलेंगे कि ये अपर्चर। एग्जांपल्स के लिए आप इधर देखिए, लाइट करते हैं, यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है, इससे इधर लाइट नहीं है, इससे उधर लाइट नहीं है, तो स्टूडेंट इतना जो सरफेस है इसको हम अपर्चर बोलेंगे। पूरे को अपर्चर हम नहीं कहेंगे, हम उसी को अपर्चर कहते हैं जितने सरफेस पे लाइट आती है, जितने सरफेस पे हमें रिफ्लेक्शन कराना होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अपर्चर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने बहुत सारे टर्म देख लिए अपने इसमें फिजिक्स में, कौन कौन सी देखी हैं? जैसे एग्जांपल्स के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लिया, ठीक है, और पोल फाइंड कर लिया। अब आप इधर देखिए, क्या आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों सेम लाइन पे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो आंसर है बोथ लाइज ऑन सेम लाइन, बट लाइन तो वहाँ पर है ही नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ कर ली अपनी मर्जी से, ताकि हमें ही चल सके पता कि दिस लाइन, मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका, ये आप इधर देख सकते हैं। स्टूडेंट आप इधर देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, हमने इन दोनों को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं? क्योंकि इस लाइन पे हमारा कौन कौन लाई कर रहा है? इस लाइन पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, इस लाइन पे हमारा पोल लाई कर रहा है। इस लाइन पे स्टूडेंट एक चीज़ और लाई करते हैं, मैं इसके जस्ट बात बताऊंगा आपको। अभी इधर सुनिए, ये कैसी लाइन होती है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होती है। एक और पॉइंट है जिससे पास होती है, जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट से भी ये पास होता है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन स्टूडेंट जो पोल से पास होती हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो, जो फोकस पॉइंट से पास होती हो, जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहे स्टूडेंट, उस लाइन को हम कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन होती है, दिस इज ए लाइन ओनली, यू कैन सी हियर। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, ये इस कर्वेचर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आप देख सकते हैं ये एंगल जो होता है बेसिकली 90 होता है। दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ऑलवेज, यू शुड नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बताऊंगा कहाँ पर यूज होता है इसका, ठीक है, अभी समझिए, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अभी हमने फोकस पॉइंट का जिक्र किया था स्टूडेंट, इस फोकस पॉइंट को ही प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी को यूज करूंगा मैं दोबारा से। अभी सुनिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है स्टूडेंट। इसके बारे में आपको पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ना होगा, पर अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। जब भी लाइट रे स्टूडेंट बहुत दूर से आ रही होती हैं, व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम फार अवे, जब भी लाइट रे स्टूडेंट बहुत दूर से आ रही होती हैं तो वो मिरर से आके स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन लाइट रे कम्स फार अवे, बहुत दूर से आती हैं लाइट रे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती हैं। और एक चीज़ हो जाती है स्टूडेंट, जब भी लाइट रे बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से मतलब इनफाइनाइट से आती हैं, तो वो हमेशा पैरेलल आती हैं। व्हेन लाइट रे कम्स वेरी फार अवे, देन दीज लाइट रे कम्स पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हैं दीज बोथ रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लाइट रे जब भी बहुत दूर से आती हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके दोनों रे किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब लाइट रे बहुत दूर से आ रही होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद किसी एक सिंगल पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं स्टूडेंट। उस सिंगल पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब बीम ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा होता है? पैरेलल आ रहा होता है। फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी हो, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद द रेज मीट्स एट ए सिंगल पॉइंट, रेज हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, इसको किससे नोट करते हैं? तो स्टूडेंट इसको हम कैपिटल एफ से नोट करते हैं, ध्यान रखना कैपिटल एफ से नोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट तीनों लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? ये प्रिंसिपल फोकस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल का क्या मतलब होता है और इमेजिनरी का क्या मतलब होता है मैं जस्ट आपको अभी बता दूंगा, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। क्लियर है? एक और नेक्स्ट टर्म आती है, एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस है इसमें, दैट इज फोकल लेंथ। स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए इनमें डिस्टेंस कौन सी है और पॉइंट कौन सा है। इसमें अब अगर बात करता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक क्या था? पॉइंट था जो सेंटर होता है, पोल भी एक पॉइंट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस होती है जो कि रेडियस होती है। स्टूडेंट अपर्चर एक साइज होता है, डिस्टेंस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो कि इमेजिनरी होती है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक और नई टर्म है दैट इज प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है? अभी जो बताया मैंने आपको, दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन किया? लाइट रे पैरेलल आई स्ट्राइक किया एक सिंगल पॉइंट पे, उसको प्रिंसिपल फोकस बोल दिया। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही होगी। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिखाई दे रही है, इतनी सी डिस्टेंस जो है ये, इसको हमने किससे नोट कर रखा है? स्मॉल एफ से। ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, दो दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको स्टूडेंट स्मॉल एफ से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल एफ से। यू शुड नो अबाउट इट, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से किससे नोट करते हैं? प्रिंसिपल फोकस को, और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को। क्लियर है स्टूडेंट? एक और रूल्स है यहाँ पर, एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला ड्राइव होता है इसमें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से नोट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज आर, दिस इज आर। और यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट स्मॉल एफ, ये दिखाई दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एफ है। स्टूडेंट ये रेडियस ज़्यादा है या स्मॉल एफ ज़्यादा है? तो आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक है और स्मॉल एफ यहाँ से यहाँ तक है। क्या इन दोनों में स्टूडेंट हम रिलेशन कुछ फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो फोकल लेंथ जस्ट उसका आधा होती है, और 20 का आधा कितना? 10। ठीक है स्टूडेंट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 50 है तो व्हाट इज फोकल लेंथ? तो उसका आधा 25। अगर सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस 1000 है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 1000 है, तो एफ और पी मतलब फोकल लेंथ कितनी? जस्ट हाफ, 500। आसान नहीं है? इसी से आप अपोजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कौन होती है? फोकल लेंथ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी फोकल लेंथ आ जाती है। हम इससे डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट फोकल लेंथ को, कि फोकल लेंथ इज द हाफ, 2 से डिवाइड करना हाफ ही तो होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी कैन से फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छे से समझ आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी डायग्राम में, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो शो कर दी हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर, ये पोल पी से नोट करते हैं, ये हमारा फोकस पॉइंट एफ से नोट करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से नोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल आर से नोट करते हैं। ये कौन सा मिरर स्टूडेंट? ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा अपर्चर है। ठीक है, एंड ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये मिरर ऐसे बना होता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना।
ये मिरर कैसे बना हुआ, ऐसे बना होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ये मिरर ऐसे बना होगा इस वाले स्पेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर है। जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही उसका पोल होता है। अब एक चीज़ मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूँ, लाइट रे ये पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक करके कि यहाँ पर मिलती है एक सिंगल पॉइंट पे, उस सिंगल पॉइंट का नाम क्या बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल फोकस। तो दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू दिस सरफेस दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट एट प्रिंसिपल फोकस। बट आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब लाइटें इधर से आ रही हैं तो कि यहाँ से टकराने के बाद ये कैसा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ओपेक, यहाँ से टकराने के बाद क्या ये लाइटें इसके अंदर एंटर कर जाएंगी? तो लाइटें विल नॉट एंटर टू दिस साइड बिकॉज दिस इज कोटिंग इन दिस साइड। इधर हमने क्या कर रखा है, इधर हमने स्टूडेंट देखिए, इधर स्टूडेंट लाइट इधर से आ रही है, इधर से हमने पेंट कर रखा है, तो लाइट रह के उधर चली जाएगी क्या? लाइट विल नॉट एंटर टू दैट साइड बिकॉज वी हैव पेंटेड टू दिस साइड। तो स्टूडेंट हमारे रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए। हमारा रूल्स ये है, जब पैरेलल रे आती हैं तो वो सिंगल पॉइंट पे मिलती है, उस सिंगल पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। बट यहाँ पर तो प्रिंसिपल फोकस पे मिलने के लिए कुछ जाने ही नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट ये लाइट रे यहाँ से स्प्लिट हो जाती हैं, डाइवर्ज। तो हम मान लेते हैं जैसे ही हम इनको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं, जैसे हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिंगल पॉइंट पे कहीं मिल रही होंगी। ऐसा स्टूडेंट रियल में नहीं मिली हैं, ये हमने मिलाई हैं जानबूझ के, ताकि हमें लगे कि हमारा रूल्स फॉलो कर रहा है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो इट विल नॉट गुड फॉर अस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, रूल्स रिफ्लेक्शन के फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, यहाँ पे लाइट रे रियल में मिली हैं क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद मिल रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे लाइट रे रियल में मिली हैं क्या? तो आंसर है लाइट रे तो रियल में मिल नहीं रही, बल्कि क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं एक दूसरे से। टकराने के बाद ये रे मिलनी चाहिए एक पॉइंट पर, नहीं मिली, दूर जा रही हैं। तो आंसर है यहाँ पर लाइट रे हमने अपनी मर्जी से मिलाई हैं, कोशिश करिए मिलाने के पीछे। मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ से ये दूर जा रही हैं तो पीछे जाएंगे तो ये पास आती जाएंगी, तो हमने देखा जहाँ पे पास आ रही होंगी उस पॉइंट को हमने मान लिया वहाँ पे ये मिल रही हैं। तो यहाँ पे लाइट रे रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए ये लाइट रे यहाँ पर जितनी भी इमेज बनेगी वो रियल नहीं बनेगी। यहाँ पर लाइट रे रियल में मिली हैं, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल में बनेगी। स्टूडेंट समझ आया ये कि यहाँ पर लाइट रे रियल में नहीं मिली है, इसलिए इमेज रियल नहीं बनेगी बल्कि वर्चुअल बनेगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रियल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज, वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, जो रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, ठीक है। देखते हैं आगे। अब हम स्टूडेंट पढ़ते हैं पाथ ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट आखिर जब ट्रेवल करती है तो किस पाथ से चलती है, या हमारे जब मिरर में एंटर करती है स्टूडेंट तो किस किस पाथ से चलती है, किस किस तरह से वो ट्रेवल करती है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, ये रूल्स याद रखना। हम इमेज फॉर्मेशन जब भी पढ़ेंगे तो ये आपको 100% समझ में आना चाहिए, तब आप इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल्स स्टूडेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पाथ ऑफ रे, जब लाइट रे स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है? तो आंसर है, जब स्टूडेंट पैरेलल आती है तो लाइट रे कहाँ से होकर जा रही हैं, देखिए, तो आंसर है प्रिंसिपल फोकस से जा रही हैं। तो हमारा पैरेलल रूल यही कहता है, व्हेन रेज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज या इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये हमेशा कहाँ से पास होती हैं? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। याद रखना, जब रे पैरेलल आती है तो कहाँ से होके जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक्चुअली में भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है, रियल में भी पास हो सकती है और हम मान भी सकते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ से पास होकर जा रही होगी। यहाँ रियल में है, यहाँ पे इमेजनरी में है। क्लियर है? एक पहला रूल्स हो गया, पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे ही आ जाए तब क्या करोगे? अभी तो पैरेलल आई थी, प्रिंसिपल फोकस से भेज दिया, अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे ही भेज दें तो क्या करोगे भाई? तो उसने कहा जब मुझे किसी ने खिलाया तो मैं भी खिलाऊंगा, मतलब पैरेलल रे मुझसे होके भेजता है तो मैं अपनी रे पैरेलल करके भेज दूंगा। मेरी जब पैरेलल रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी रे पैरेलल होके जानी चाहिए। तो रूल्स ये है स्टूडेंट, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे आके पड़ती है, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, तो वो टकराने के बाद स्टूडेंट यू कैन सी हियर, ये लाइट रे जा रही है किससे होके? प्रिंसिपल फोकस से होके जाके टकराई
मिरर से टकराने के बाद वो कैसी हो गई, देखो इस लाइन के पैरेलल। इसमें भी आप देख सकते हैं हमने कहाँ भेजा, प्रिंसिपल एक्सिस पे भेजा सीधा, वो वहाँ नहीं गया, हमने मान लिया कि वहाँ पे जा रहा है। वो स्ट्राइक करने के बाद कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये रूल्स है। ये दूसरा रूल है कि अगर प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, अगर हम इस लाइट को सीधा पोल पे भेजें तब क्या करोगे आप, अब बताइए क्या करोगे। अब आपका कौन सा रूल फॉलो करता है आप देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो हम बड़ा सिंपल है, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट रे अगर पोल पे आती हैं, इफ लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, तो सिंपली जिस एंगल से वो आएगी उस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी बी। ये ए पी क्या है स्टूडेंट, इंसिडेंट रे, ये पी बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जिस एंगल से आई थी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से ये चली जाएगी। सेम हियर, एंगल आई इक्वल टू, ये पोल है हमारा स्टूडेंट, ये ए ये बी, ए पी इज इंसिडेंट रे, पी बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। सो जिस एंगल से आई है तो आई आर से चली जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, तीन पाथ पढ़े। पैरेलल आएगी तो फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट पे आएगी तो पैरेलल, और पोल से आएगी तो सेम एंगल से वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दैट पाथ इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। स्टूडेंट अगर लाइट रे परपेंडिकुलर आ जाए सरफेस के तब आप क्या करेंगे, तब बताइए। सो स्टूडेंट एक लास्ट पाथ है हमारा कि अगर लाइट रे परपेंडिकुलर आ जाए तब आप क्या करेंगे। तो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि पैरेलल पाथ कौन सा हो, सॉरी परपेंडिकुलर पाथ कौन सा होता है, कि लाइट रे अगर, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है, अब आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो रे हमेशा बाउंस बैक करेगी। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है या सेंटर होता है वो हमेशा इसके कर्वेचर पे अगर कोई भी लाइन खींच दें तो परपेंडिकुलर बन जाता है। मतलब ये समझिए आप, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आंसर है कि ये रे हमेशा उसी पाथ से वापस आ जाएगी। यहाँ से गई, देखो ये भी सेंटर से पास हो रही है, ये भी क्या हो जाएगी, सेम पाथ से वापस आ जाएगी। अगर यहाँ से स्टूडेंट एक रे और भी मैं भेज देता हूँ, ये भी किससे जा रही है स्टूडेंट, सेंटर से जा रही है, देखिए ये गई इधर से, ये भी यहाँ से स्ट्राइक करके स्टूडेंट इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो हमारा रूल्स क्या हुआ, रूल्स ये हुआ स्टूडेंट कि व्हेन लाइट रे कम्स ऑन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड सरफेस, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के अगर रे परपेंडिकुलर आती है, या ये कह सकते हैं हम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे जो है बेसिकली स्टूडेंट परपेंडिकुलर ही कहलाती है, तो वो लाइट रे हमेशा बाउंस बैक करती है ऑलवेज फ्रॉम सेम पाथ। तो स्टूडेंट वो हमेशा सेम पाथ फॉलो करती है और लाइट रे बाउंस बैक होके चली जाती है। क्लियर है आपको, ये कोई कंसेप्ट आपको क्लियर समझ आया, ठीक है। तो ये दीज फोर आर पाथ ऑफ लाइट। कभी कभी एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि पाथ ऑफ लाइट बताइए, जब परपेंडिकुलर आता है तो पाथ क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।